जातक कथा। वैराग्य। जिन दिनों काशी राज्य पर राजा ब्रह्मदत्त का शासन था, उन दिनों विदेह राज्य की राजधानी मिथिला में राजा महाजनक शासन करते थे। उनके दो पुत्र थे, अरिष्टजनक और पोलजनक। महाजनक की मृत्यु के बाद अरिष्टजनक का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने अपने छोटे भाई पोलजनक को युवराज बनाया। एक दिन उनके गुप्तचरों ने उन्हें सूचना दी कि युवराज पोलजनक उनका वध करके राजा बनना चाहता है। महाराजा अरिष्टजनक ने अपने गुप्तचरों की बात का विश्वास नहीं किया। इसलिए पोलजनक ने कुछ योद्धाओं का संगठन किया और अपने सहयोगी योद्धाओं के साथ महाराजा अरिष्टजनक पर आक्रमण करके उनका वध कर डाला। अरिष्टजनक की मृत्यु के समय उनकी पटमहिषी गर्भवती थी। अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलते ही महारानी ने अपने आभूषणों और कुछ बहुमूल्य रत्न आदि को एक टोकरी में रखकर उस पर भूसा ढक दिया। अपना वेश बदल लिया और मैले कुचले कपड़े पहनकर टोकरी सिर पर रखकर राजभवन के पिछले द्वार से बाहर निकल गई और उत्तरी दिशा के द्वार से होकर मिथिला के बाहर निकल गई। मार्ग में उसे किसी ने नहीं पहचाना। महारानी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे, कहा जाए। उसने कभी सुना था कि आसपास की कहीं कालचंपा नाम का नगर है। थक जाने पर उसने सिर पर से अपनी टोकरी उतारी और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। रास्ते से गुजरने वाले हर यात्री को रोकती और दीन स्वर में पूछती, भाई, कालचंपा नगर जाने का रास्ता कौन सा है? थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा उस तरफ आया और पूछा कि बेटी, मैं कालचंपा नगर जा रहा हूँ, तुम्हें कहाँ जाना है? रानी ने कातर होकर कहा, बाबा, मैं भी कालचंपा ही जाना चाहती हूँ। बूढ़ा बोला, तो आओ, गाड़ी में बैठ जाओ। तुम पूर्ण गर्भवती लगती हो, इसलिए मैं बैलों को धीरे से हाँक लूँगा, तुम्हें झटके नहीं लगेंगे। रानी गाड़ी पर सवार हो गई। कालचंपा पहुंचकर बूढ़े गाड़ीवान ने रानी को एक चौपाल पर उतार दिया और चला गया। रानी की समझ में ना आया कि वह कहाँ जाए। वह चौपाल के एक कोने में बैठ गई और रास्ते से गुजरने वाले हर राहगीर को देखने लगी। थोड़ी देर बाद एक ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान करने निकला। वह ज्ञानी महात्मा था। उसने चौपाल के कोने में एक गर्भवती स्त्री को बैठे देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भीतर जाकर रानी से सारा हाल पूछा। रानी को अनायास ही उस पुरुष पर विश्वास हुआ। उसने अपना सच्चा परिचय देते हुए कहा, महाशय, मैं मिथिला की रानी हूँ। मेरे पति महाराज अरिष्टजनक अपने छोटे भाई पोलजनक के षड्यंत्र का शिकार होकर मारे गए हैं। मैं एकदम अनाथ हो गई हूँ। किसी तरह अपने गर्भ की रक्षा के लिए भागकर यहाँ पहुँच गई हूँ। मेरा कोई भी परिचित नहीं है। तुम मेरे घर में शरण ले सकती हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक नाटक रचना होगा। तुम मेरे पैरों पर गिरकर इस तरह दहाड़े मारकर रोओ कि बाहर खड़े मेरे शिष्यों को कानों में भी यह आवाज़ सुनाई दे। आगे जो करना होगा मैं देख लूँगा। मैं तुम्हारा रहस्य सदा के लिए गुप्त रखूँगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा। उस ब्राह्मण ने रानी से कहा। रानी ब्राह्मण के कहे अनुसार उसके पैरों पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। एक स्त्री के रुदन की आवाज़ सुनकर शिष्यगण तुरंत अंदर आए और ब्राह्मण से बोले, गुरुदेव, इन्हें क्या हो गया है? ब्राह्मण ने कहा, यह मेरी सबसे छोटी बहन है। मेरे गांव छोड़कर चले आने के बाद इसका जन्म हुआ, इसलिए आज तक मैंने इसे देखा नहीं था। पहली बार मिली है, इसलिए इतना रो रही है। ब्राह्मण की बात पर सबने विश्वास कर लिया। ब्राह्मण रानी को अपने घर ले गया। कुछ दिन बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस बालक का नामकरण अपने ससुर के नाम पर महाजनक किया। यही महाजनक बोधिसत्व है। महाजनक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके साथ खेलने वाले क्षत्रिय कुमार उसकी अवहेलना किया करते थे। इससे महाजनक के अंदर प्रतिक्रिया होती थी और वह उन्हें पीट कर भगा देता था। वे बालक रोते हुए अपने घर चले जाते थे और अपने माता पिता से यह कहकर शिकायत करते थे कि उस विधवा के पुत्र ने हमें पीटा है। हमेशा विधवा का पुत्र सुनने के कारण एक दिन महाजनक के मन में यह संदेह हुआ कि उसका पिता कौन है। कुछ दिनों तक तो उसकी माँ उससे छिपाती रही कि फिर महाजनक ने हट करने पर
एक दिन उसने सारी कहानी कह सुनाई। जब महाजनक को यह बात मालूम हुई कि वह राजपुत्र है और उसके चाचा ने षड्यंत्र करके उसका पिता का वध किया है और अब उनके राज्य का राजा बना बैठा है, तो उसने अपने हृदय में पिता के वध पर प्रतिकार लेने और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करने का संकल्प किया। 16 वर्ष की आयु में उसने अपनी शिक्षा समाप्त कर ली और अपनी माँ से बोला, माँ, मैं विदेह राज्य पर निश्चय ही अधिकार करूँगा। क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी संपत्ति है? रानी ने अभी तक वह टोकरी छिपा कर रखी थी जिसमें वह अपने आभूषण और रत्नादि लाई थी। उसने वह टोकरी महाजनक को दे दी। महाजनक ने उसमें से सिर्फ आधी संपत्ति स्वर्ण आदि साथ लिया और मिथिला के लिए प्रस्थान कर दिया। जिस दिन महाजनक काल चंपा से निकला था, उसी दिन मिथिला में राजा पोलजनक के बाएं अंग को लकवा मारा गया और उसने शैया पकड़ ली। जिस क्षण महाजनक ने मिथिला नगर में प्रवेश किया, उसी क्षण राजा पोलक जनक का देहांत हो गया। पोल जनक के कोई संतान न थी। राजपुरोहित ने एक रथ पर राजमुकुट, राजछत्र, राजदंड और पादुकाएं आदि अन्य राजचिन्ह रखकर रथ को राजपथ पर हाँकने की आज्ञा दी। अन्य पुरोहित तथा मंत्री रथ के पीछे पीछे चले। रथ चलता रहा और अंत में वहां जाकर ठहर गया जहाँ उद्यान में महाजनक विश्राम कर रहा था। राजपुरोहित ने महाजनक को देखते ही पहचान लिया कि वह राजयोग्य लेकर जन्मा है। उसके देह पर राजलक्षण विद्यमान थे। महाजनक को विदेह राज्य का राजा घोषित किया। उसका राज्याभिषेक हुआ। कुछ वर्ष बाद महाजनक ने सिलवी देवी नाम की एक राजकन्या से विवाह किया और अत्यंत कुशलता से राजकार्य देखने लगे। उसके दीर्घायु नाम का एक पुत्र हुआ। फिर कुछ दिन निकले। एक दिन महाजनक ने वन विहार की इच्छा प्रकट की। सारी व्यवस्था की गई। राजा जनक एक सज्जित हाथी पर सवार होकर वन विहार के लिए निकले। राजा महाजनक ने बीच में एक उद्यान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां अत्यंत सुंदर 2 आम्र वृक्षों को देखा। उनमें से एक वृक्ष फल भार से थोड़ा झुका हुआ था। अभी दूसरे वृक्ष पर कोई फल नहीं आया था। राजा ने फल वाले वृक्ष से एक आम तुड़वाकर खाया तो वह उन्हें विशेष रूप से स्वादिष्ट लगा। महाजनक ने अपने मन में सोचा कि लौटते समय वे और अधिक आम्रफल तुड़वाकर खाएंगे। राजा जैसे ही उद्यान छोड़कर आगे बढ़े कि राजा के साथ आए उनके परिजनों ने भी वह आम्रवृक्ष देखा। उन्होंने वृक्ष को झकझोर कर हिलाया और सारे फल खा लिए। कुछ फल ऊपर से गिरने के कारण नष्ट हो गए। जल्दबाजी में अनेक टहनियाँ भी टूट गई, पत्ते भी झड़ गए। अभी कुछ ही देर पहले अत्यंत शोभायमान दिखाई देने वाला वह वृक्ष उजड़ा हुआ दिखाई देने लगा। राजा ने वन विहार किया और जब लौटते हुए सायंकाल में उस उद्यान में आए तो उस उजड़े हुए आम्र वृक्ष को देखकर वे एकदम चौंकन्ना रह गए। उसके बगल में खड़ा दूसरा वृक्ष पहले जैसा ही अत्यंत सुंदर लग रहा था। फिर क्या था? महाजनक के हृदय में वैराग्य का उदय हुआ। वे सोचने लगे, यह मेरे लिए एक अच्छा सबक सिखा रहा है। राज्य का सारा वैभव इस फल वृक्ष के समान है। संन्यास उस दूसरे वृक्ष के समान है जिसमें फल नहीं लगे हैं। इसको कोई भी छोड़ने का प्रयत्न नहीं करेगा। मैं अपने सारे वैभव को त्याग कर संन्यास ले लूँगा।